हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर भारत का विशाल मैदान और उससे पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों या फिर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आपको के मन मस्तिष्क में जो आपको सामग्री तैयार करनी है वो ये कि भारत का उत्तरी हिस्से में स्थित राज्य और उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित राज्य और उनकी राजनीतिक मानचित्र को दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपके मन मस्तिष्क में है तो अच्छी बात है, अगर आपके मन मस्तिष्क में नहीं है तो प्लेलिस्ट में राज्य और उनकी राजधानी, भारत और उसके राज्य का स्पेशल वीडियो बनाया गया हुआ है, आप उन्हें देखकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत सी बातें अप्रत्यक्ष है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हेडिंग आप देख रहे हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान, नॉर्दर्न इंडिया ग्रेट प्लेन के नाम से भी इसे जानते हैं। ये भारत का आधा हिस्सा है, ठीक है, उत्तरी हिस्सा है और उत्तर पूर्वी हिस्सा है। ये जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं इसे सम्मिलित रूप से उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इससे जो जो प्रश्न बन सकता है उसको हम कवर करने का प्रयास करें जल्दी जल्दी। तो माइंड को बिल्कुल फ्री करके बैठना है दोस्तों। तो पहला, इससे जो प्रश्न आता है अवस्थिति को लेकर आता है। अवस्थिति को लेकर आता है कि वो स्थित कहाँ है। भारत में तो है, लेकिन भारत में कहाँ स्थित है। तो अवस्थिति को बताने के लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, और वो ये, इसमें दो तरह से हम बता सकते हैं। या तो इस तरह बता सकते हैं कि हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पहला क्या बता सकते हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में। ठीक है, दूसरा किस तरह बता सकते हैं? दक्षिण भारत का पठार, या आप इस तरह कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में। दो बातें हो गई। अवस्थित कहां है? हिमालय के दक्षिण में या प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में स्थित है। दूसरी बात है, आप इसमें जान लीजिए ये मैदान है कैसा, यह कैसे बना। क्लियर? इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ सम्मिलित रूप से। इस मैदान का निर्माण आप चूंकि देख रहे होंगे, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इस पर हालांकि बाद में बात करेंगे। तो इस एरिया में दोस्तों, अगर आपको नदी, भारत का अपवाह क्षेत्र के बारे में अगर जानकारी है तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। वो क्या? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से। तो एक ही लाइन में कई बातें इसमें क्लियर हो गई। तो एक एक करके कवर करते हैं कि उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ है? मुख्यतः तीन नदी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों। कई बातें लिखी हमने, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्लियर हो गए, तथा उनकी सहायक नदियों। इन तीनों की जो सहायक नदियां हैं, नदी अकेली नहीं चली है, वो अपनी सहायक नदियों के द्वारा उनको मदद की गई। तो मुख्यतः तीन नदी और उनकी सहायक नदी द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ निक्षेपों
तो यह मैदान जो निर्मित हुआ है उसमें किस मिट्टी का योगदान है? जलोढ़ मिट्टी का। तो ये इसमें आपको याद रख लेना है, उत्तरी भारत का जो मैदान बना है उसमें किस मिट्टी का योगदान ज्यादा है। तो क्लियर है, जलोढ़ मिट्टी से इनका निर्माण हुआ है। इस वजह से उत्तर भारत के विशाल मैदान को उसे कहा जाता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। क्लियर? इन नदी को इस मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप समझ रहे हैं इस जवाब में? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मैदान का निर्माण जो है वो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से हुई है। और ये चीजें आपको जान लेना है, ये जलोढ़ निक्षेप 1-2 वर्ष का परिणाम नहीं है, बल्कि यह लाखों वर्षों के परिणाम की वजह से हुई है। और जान लीजिए, इससे और भी जो है कि प्रश्न बनते हैं वो ये कि इसका ढाल किस रूप में है। याद रख लीजिए ढाल, इस मैदान का ढाल कैसा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रख लीजिए कि ये जो विशाल मैदान है इसके बीच में या कहें मध्य में अरावली पर्वत आ जाता है। ठीक है, मध्य में कौन सा आ जाता है? अरावली पर्वत। मान लीजिए यहां पे अरावली पर्वत है। क्लियर है? तो इस ये उठा हुआ भाग है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला हिस्सा उठा हुआ है, तो बाकी हिस्सा क्या होगा? धंसा हुआ होगा। तो याद मान लीजिए ये अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत के बाएं मतलब इस दिशा में स्थित जो ढाल होगा वो इस तरह होगा, और अरावली पर्वत के दूसरी तरफ वो इस तरह ढाल होगा। तो इसको किस तरह आप कह सकते हैं कि अरावली पर्वत के पश्चिम में, याद रख लीजिए पश्चिम में ढाल वो किस रूप में है? याद रख लीजिए इधर उत्तर इधर पूरब, उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम में क्या है? उत्तर पूर्व से किस दिशा में? नीचे दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका ढाल है इस मैदान का। और अरावली पर्वत के दाएं, या अगर आप इस तरह खड़े हो जाएं तो अरावली पर्वत के बाएं, अगर उसकी तरफ हो जाए तो दाएं, किसी तरह से पूछा जाए अरावली पर्वत के बाएं अगर पूछा जाए, उधर जो है इस मैदान का ढाल कैसा है? तो इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, इधर पूरब कह दीजिए, पूरब में ढाल कैसा होगा? इधर उधर उत्तर इधर पश्चिम, तो ढाल कैसा हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। यहां कई बातें सीखा आपने कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके मध्य में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी की वजह से इसका ढाल, जो इस मैदान का ढाल है वो अलग अलग है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम में जो ढाल है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। वहीं अरावली पहाड़ के ये पश्चिम में है, अरावली पहाड़ के पूरब में जो मैदान स्थित है उसका ढाल किस तरह है? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर इनका ढाल है। इस वजह से आप इन एरिया में अगर आप नदी का अपवाह के बारे में अगर परिचित है, हालांकि उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप देख रहे हैं कि सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदी वो इस दिशा में बहती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में। वहीं इधर गंगा नदी और उसकी सहायक नदी का बहाव किस दिशा में होता है? वह क्या होता है? उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम से लेकर वो दक्षिण पूर्व की ओर होता है उनका बहाव। तो नदी का बहाव इस तरह अलग अलग क्यों है ये भी आप जानेंगे। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और जो भी प्रश्न बनता है इससे हम बनाते हैं, फिर हम अलग अलग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों और देखते हैं इसमें क्या प्रश्न बन सकता है। यह क्षेत्र जो है, यह विशाल मैदान जो है
भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इस एरिया में जो भी भारत का हिस्सा है वह सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। क्यों सबसे उपजाऊ है ये हम आप जान रहे हैं कि वो जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित हुआ है, अर्थात वहां पर जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, इसलिए यह क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ है। दूसरी बात क्या है, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है। दूसरी बात है कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसी क्षेत्र मतलब इस हिस्से में जो भी राज्य है उसकी अगर आप आबादी देखेंगे, जनसंख्या देखेंगे, वो और राज्यों से ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अब आते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो जान लीजिए दोस्तों, इसका 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर इनका क्षेत्रफल है, मतलब 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लंबाई इनका है, हमें जानना है लंबाई पूर्व से पश्चिम इनकी यह लंबाई है 3200 किलोमीटर। क्लियर है, लंबाई इसका 3200 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल कितना हो गया 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, वही लंबाई हो गया 3200 किलोमीटर पूर्व से लेकर पश्चिम तक। क्लियर है दोस्तों। अब हमें जानना है, लंबाई तो हो गया, अब इसकी चौड़ाई क्या है। चौड़ाई में एक शब्द जो लेना है औसत, चूंकि हर जगह चौड़ाई एक जैसा नहीं है, इसलिए औसत शब्द का हमें प्रयोग करना है। औसत चौड़ाई कितना है, इसकी औसत चौड़ाई है दोस्तों 150 से 250 किलोमीटर इनकी औसत चौड़ाई है। ठीक है दोस्तों, 150 से लेकर 250 नहीं, इनका 300 है, 300 किलोमीटर इनकी औसत चौड़ाई है। इनकी औसत गहराई भी है, इनकी औसत गहराई है वो है 4000 से 6000 मीटर। क्लियर है, यानी औसत अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 4 से 6 किलोमीटर इसकी औसत गहराई। क्लियर, और इसकी जान लेना है, और इसमें जानना है समुद्र तल से इनकी औसत ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से ऊंचाई, इनकी औसत ऊंचाई ये भी पूछा जाता है कि यह समुद्र तल से कितना ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, तो समुद्र तल से इनकी ऊंचाई जो है वह 240 मीटर है। तो यह हो गया प्रमुख इनका सम्मिलित रूप से प्रमुख इनका पूछे जाने वाले प्रश्न। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस वीडियो में जितना बन सकता है हम इनको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों और चीजें जान लेते हैं। अब ये आते हैं, ये जो लिखा हुआ टॉपिक है, उत्तर भारत के मैदान को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। 3 भागों में कौन कौन सा है यह आप देख रहे हैं, इधर लिखा हुआ है सिंधु का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर है दोस्तों कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को या उत्तर भारत के मैदान को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको सम्मिलित रूप से यह जान लीजिए,
सिंधु के मैदान को कई बार इसको पंजाब का मैदान भी कहा जाता है। पंजाब का मैदान याद रख लीजिए आप। इनकी जगह इनको कई बार आप पढ़ लेते हैं पश्चिम का मैदान, पश्चिम का मैदान। क्लियर? अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। गंगा का मैदान को कई बार कह दिया जाता है, या गंगा के मैदान को आप इस नाम से भी जानते हैं, मध्यवर्ती मैदान। ठीक है। ब्रह्मपुत्र के मैदान को पूर्वी मैदान भी कहा जाता है। क्लियर है? 3 बातें आपने जान ली। उत्तर भारत के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। बिल्कुल भी जो है कि माइंड को बोझिल नहीं करना है दोस्तों, एकदम आराम से आप कहानी की तरह समझते जाइए। उत्तर मैदान, भारत के उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आराम से याद हो जाएगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। अगर आप अपवाह क्षेत्र के बारे में अगर जान रहे होंगे तो ये नाम तो नदी का ही है, और कौन सी नदी किस एरिया में बहती है ये भी आप जान रहे, उस नदी के नाम पर ही इस मैदान का नामकरण किया गया है। ठीक है। अब एक चीज और जाने कॉमन, सिंधु के मैदान को पंजाब का मैदान भी कहा जाता है, जिसे पश्चिम का मैदान भी कहा जाता है। गंगा के मैदान को मध्यवर्ती मैदान कहा जाता है क्योंकि ये बीच में है। ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्वी मैदान कहा जाता है क्योंकि सबसे पूर्व है। देखिए, मध्यवर्ती मैदान, पश्चिम का मैदान, पूर्व का मैदान, इसको पंजाब का मैदान कहा जाता है, इसलिए कि यह हिस्सा का सर्वाधिक भाग पंजाब में है। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, और कॉमन बातें ये है, इनका इन क्षेत्रों का नाम इसलिए गंगा नदी के नाम पे है क्योंकि इस एरिया का निर्माण, जैसे सिंधु के मैदान का जो निर्माण किया गया है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। वहीं इस एरिया के जो मैदान का निर्माण किया गया है वह गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। वहीं इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ। ये 3 बातें तीनों मैदान के बारे में कॉमन सी बातें होंगी। ठीक है। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो में हम कितना कवर कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है दोस्तों। ठीक है, सिंधु का मैदान देखते हैं इसके बारे में। सिंधु का मैदान जो है, अब ये दिशा जानना है कि कौन सा मैदान किस दिशा में। ठीक है, तो सिंधु के मैदान को हम लेते हैं। ठीक है, सिंधु का मैदान अवस्थिति अगर पूछा जाए कि यह कहां स्थित है, क्लियर, तो आप मैदान को देखिए, सारा रचना भूल जाइए, सिर्फ मैदान को आप देखिए। इस मैदान के किस ओर है? इस मैदान के मतलब उत्तर मैदान के किस ओर? पश्चिम दिशा में। और क्या दूसरी बात है, हमने बताया था इस मैदान के सबसे बीच वाले हिस्से में अरावली पर्वत है, तो उत्तरी मैदान और अरावली पर्वत के पश्चिम दिशा में। ठीक है, उत्तरी मैदान और क्या है? अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। क्लियर है दोस्तों? इतनी बार ये बातें हो गई। अब और जानना है कि इस मैदान का निर्माण किस नदियों द्वारा है, ये तो अभी आप समझ गए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। और चीजें जानना है कि सिंधु मैदान का अधिकांश भाग, इसका अधिकांश भाग कहां स्थित है? अधिकांश भाग पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में। क्लियर है? इस मैदान का अधिकांश भाग पाकिस्तान में स्थित है। तो भारत में जो स्थित है वह कौन कौन सा राज्य आता है, यह जान लीजिए। भारत में जो स्थित है वह कौन कौन सा राज्य आता है?
भारत में 3 राज्य, मतलब टोटल 3 राज्य में है। याद रख लीजिए इस हिस्से में कौन सा राज्य है, पंजाब। तो पंजाब से कंफर्म हो जाइए कि पंजाब का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में है, अर्थात जो पाकिस्तान में हिस्सा है वो कश्मीर वो पाकिस्तानी पंजाब हुआ, और हिंदुस्तान वाले हिस्से में जो पंजाब है वो हिंदुस्तानी पंजाब हुआ, जिसे हम पंजाब कहते हैं। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली। इस 3 टोटल 2 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश में यह मैदान स्थित है। तो माइंड को बोझिल नहीं करना है। अवस्थित कहां है, उत्तरी मैदान और अरावली पहाड़ी के पश्चिम। क्लियर। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में स्थित है। ये आप सब्जेक्टिव में ये सब बातें लिख सकते हैं। इस मैदान का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। भारत में जो स्थित उत्तरी सिंधु का मैदान है वह 3 राज्यों को कवर करता है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, दूसरा पंजाब और हरियाणा है। हमें उम्मीद है कि याद हो गया होगा। और चीजें जानते हैं कि सिंधु के मैदान में जो है कि टोटल कौन सी नदियां हैं, यह जानना है कि नदी कौन कौन सी है। एक तो मुख्य नदी हो गई सिंधु, और भारत की ओर से आप चलिए, भारत की ओर से आप जब चलते हैं तो पहला नदी क्या होता है, सतलज। दूसरा क्या हो जाता है, व्यास। तीसरा क्या हो जाता है, रावी। चौथा क्या हो जाता है, चेनाब। और 5वां क्या हो जाता है, झेलम। तो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां सिंधु मैदान से होकर गुजरती है। इसीलिए उस नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टियां बहाकर लाई जाती है उससे मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो इस एरिया में जो नदी है, टोटल कितनी है नदी है, टोटल 6 नदी है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है 6 नदी, ये 3 हिस्सा जो है इस नदी का वो भारत में है। कितना हिस्सा, ये 3 हिस्सा भारत में, बाकी ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान चला जाता है। क्लियर। सिंधु के मैदान में सबसे ज्यादा दोआब पाया जाता है। दोआब किसे कहते हैं ये हम क्लियर कहते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लिखते हैं आगे। ठीक है। दोआब किसे कहते हैं ये भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या समझेंगे, दोआब क्या होता है। दोआब, तो इसको शब्द व्युत्पत्ति देखिए, दो जोड़ आब के मिलने से दोआब शब्द का निर्माण हुआ है। आब का मतलब क्या होता है, धारा। दो तो समझ रहे हैं, दो धारा के मिलन स्थल को हम दोआब कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, दोआब। तो क्लियर हो गया। 2 नदी जब जिस स्थान पे मिलती है तो उसको हम दोआब कहते हैं। अब जैसे पंजाब को आप लीजिए, पंजाब इसी दोआब से रिलेटेड क्या है, पंजाब है। तो क्या है, पंज जोड़ आब। क्या हो गया, आब धारा। पंज मतलब 5 धाराओं के मिलन स्थल को पंजाब कहा जाता है। यह इस रूप में भी पंजाब ये सूट करता है क्योंकि पंजाब जो है 5 नदियों की धारा के मिलन स्थल पर स्थित है। यह 5 नदियां जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो 5 हैं उनका मिलन स्थल जो है पंजाब से है, तो इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। क्लियर। अब दोआब आपने समझ लिया। सिंधु का भी आपने देखा कि भारत में जो नदी स्थित है, सतलज, व्यास, रावी। सिंधु की 3 प्रमुख सहायक नदी वो भारत से होकर गुजरती है और इनके द्वारा जो द्वाब का निर्माण किया जाता है वो भारत में स्थित है। रावी और व्यास का जो द्वाब है वो कहां क्या स्थित है, वारी। और सतलज और व्यास का जो द्वाब है वो उसको कहा जाता है बिस्त। ये 2 प्रमुख द्वाब भारत में स्थित है, बाकी द्वाब जो है कि वो पाकिस्तान में स्थित है। तो हम पाकिस्तान क्यों जाए, हमको भारत का पढ़ना है। क्लियर है दोस्तों। तो 2 प्रमुख द्वाब भारत में स्थित है और सिंधु के मैदान में सबसे ज्यादा द्वाब पाया जाता है। क्लियर हो गया।
अब इसके बारे में और जान लेते हैं कि यह इनका क्या क्या, इनके बारे में और क्या प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल जो है कितना है ये जान लेते हैं। क्षेत्रफल इनका दोस्तों 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो सिंधु के मैदान से ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बच गया गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, और इस पे हमको याद आ रहा है कि इनका जो है कि दिशा या फिर क्या कहें, इनके इस क्षेत्र में बहने वाले मैदान का जो वो ढाल किस दिशा में है ये जान लेते हैं कि ढाल जान लेना है। कि आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु के मैदान का ढाल किस ओर है, तो थोड़ी देर पहले अभी हमने बताया था कि बीच में अरावली की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ी है। अरावली की पहाड़ी के पश्चिम में जो मैदान है उसका ढाल क्या है, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में। तो इस मैदान का या इस जो है कि सिंधु के मैदान से होकर जो गुजरने वाली नदियां हैं उसकी ढाल किस दिशा में आप बता सकते हैं। इसका ढाल क्या हो गया, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इनका ढाल हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो सिंधु के मैदान से पूछे जाने वाले प्रमुख टॉपिक और जो है कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इससे जो कॉमन टॉपिक बन सकता था वो मैंने इस वीडियो में कवर किया। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो और दोस्तों को इसमें शामिल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जितना ज़्यादा ये फैलेगा उतना ज़्यादा ये परिवार बढ़ेगा और उतने ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको बड़े बड़े कोचिंग के शरण से छोड़कर मैं आपको स्वावलंबी बनाऊं और आप भी अपना निर्णय खुद ले सकें, और आप इस तरह बने कि आप कम से कम दूसरे को पढ़ा सकते हैं। आप भी शिक्षा को डोनेट कर सकते हैं, आप भी सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, या फिर आप मैनुअल जो है कि आप गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं ताकि वो भी सशक्त हो, मजबूत हो और वो भी अपने जीवन की खुशियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपनी खुशियां प्राप्त करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।